नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से डूब रही है? क्या अमेरिका के टुकड़े हो सकते हैं? कहते हैं दिए का जब अंतिम समय आता है तब सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। तो क्या अमेरिका का यही वक्त चल रहा है? दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, लेकिन हालात सबके विपरीत। जिस तरह कभी सोवियत संघ ने अपने अहंकार में सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज उसी रास्ते पर अमेरिका है। और ये बात दुनिया के कई विशेषज्ञ डंके की चोट पर कह रहे हैं। कल तक जो मिडिल ईस्ट अमेरिका के इशारों पर नाचता था, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता। वो एक नया समीकरण देख रहा है। और मिडिल ईस्ट छोड़िए, नेटो देश भी अब नॉन अमेरिका नेटो की तलाश में है। यानी नेटो का एक ऐसा स्वरूप जिसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेटो कायर है। जाहिर सी बात है, दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका से किनारा कर रही हैं। लेकिन क्या अंदर हालात बहुत अच्छे हैं? नहीं, अंदरूनी कलह तो और चरम पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ट्रंप के खिलाफ आक्रोश और डॉलर की राजनीति ने अमेरिका को खोखला कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आकार को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका का आकार इतना बड़ा कैसे हुआ। डॉलर के दम पर जबरन कब्जा करके। और आज वही अमेरिका इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर चुका है, चाहे वो दायरे के लिहाज से हो, कर्ज के लिहाज से हो, कि उसके पतन की शुरुआत हो रही है। तो क्या अमेरिका का सूरज अब डूबने वाला है? और क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होने वाली है? और क्या यूएसएसआर वाला इतिहास दोहराया जा रहा है? इंडिया बोल रहा है मैं आज इसी मुद्दे पर सबसे जानदार इंटरनेशनल डिबेट बड़े मेहमानों के साथ बस थोड़ी देर में। दर्शकों, इतिहास इस बात का गवाह है कि रेत पर बनी कोई भी इमारत स्थायी नहीं रहती। रोम गिरा, मंगोल थमे, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज भी डूब गया, यूएसएसआर भी टूट गया। और आज दुनिया एक ऐसे ही इतिहास का फिर से गवाह बन सकती है जिसमें अमेरिका का पतन दिखने वाला है। किसी ने सच ही कहा है, वक्त के दरिया में बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बह जाते हैं। अहंकार जब सर चढ़ता है तो सल्तनत के निशान भी मिट जाते हैं। अमेरिका की हालत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। तो क्या अमेरिका दबदबा अमेरिका का खत्म हो रहा है? क्या अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रही है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों का नेटो माइनस यूएस का प्लान, यूरोपियन नेटो जैसे फॉल ब्लैक जो है प्लान है, उस पर काम चल रहा है। सभी यूरोपीय देशों के रक्षा खर्च को अगर मिला दिया जाए, जीडीपी के 5% को ले लिया जाए, तो यूरोपीय देश अपने नेटो को एक बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं। और इससे अमेरिका को साइड करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी है, पावर ऑर्डर बनाने की तैयारी है। और हथियार भी यूएस से नहीं खरीदे जाएंगे, अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता पर जोर दिया जाएगा। और दुनिया के दूसरी छोर पर चले आइए, नेटो के इधर एक तरफ यूरोपीय देश तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो रूस और चीन के साथ सुरक्षा और व्यापारिक संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। वो अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी पश्चिमी मुल्क आकर मिडिल ईस्ट की शांति को भंग न कर पाए। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश का नया क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र बनाने पर विचार चल रहा है। तो क्या अमेरिका सोवियत संघ के रास्ते पर खड़ा, उस दोराहे पर खड़ा जहां से सोवियत संघ टूट गया था? चारों तरफ से उठती चुनौतियां और घर के अंदर का असंतोष ये संकेत दे रहा है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही।
1991 में जब सोवियत संघ बिखरा तो उसका सबसे बड़ा कारण था आर्थिक खोखलापन और सीमा विस्तार का अहंकार, मित्र दोस्तों को धमकी और अपने आप को खुदा होने का गुमान। आज अमेरिका उसी गुमान वाले रास्ते पर है। अब अमेरिका को समझिए, सबसे पहले वो इन दिनों सुपर पावर के आड़ में, खास करके डोनाल्ड ट्रंप, कब्जे की राह पर चल रहे हैं। वेनेजुएला की हालत आपने देख ली, रातों रात वहां की राष्ट्रपति को उठा लिया, ईरान पर हमला करके टॉप लीडरशिप को मार दिया, कई देशों को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा को अपना बता दिया है, क्यूबा, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे दी है, वेनेजुएला की तेल को कब्जा कर लिया है, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर तेल को कंट्रोल करना चाहते हैं और ईरान की रिजीम को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे देशों की फहरिस्त बहुत लंबी है जहां पर अमेरिका ने पिछले 80 सालों में लगातार हमला किया है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया, औकात पता चला कि कितने पानी में। एक तरफ तो अमेरिकी सेना पूरी दुनिया में फैली हुई है, जबकि उसका खुद का अपना कर्ज लगभग $40 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। जैसे सोवियत संघ ने अपने अधीन देशों पर नियंत्रण खो दिया था, वैसे ही अमेरिका की धौंस अब उनके अलायंस पर काम नहीं आ रही। सोवियत की राह पर कैसे है अमेरिका? सोवियत संघ में हथियारों की दौड़ का दबाव था, अमेरिका में भी इन दिनों हथियारों की कमी है और हथियारों की दौड़ का दबाव अमेरिका पर बन रहा है। सोवियत संघ अफगान युद्ध में फंसा 1978 से 1989 तक। अमेरिका भी वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ईरान समेत कई जंगों में बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है और अरबों डॉलर खपत कर चुका है। इन दिनों अमेरिका होर्मुज बंद होने से त्राहिमाम कर रहा है। सोवियत संघ टूटने की एक बड़ी वजह थी कि कई राष्ट्रवाद बिंदुओं का उभार देखा गया था, जबकि अमेरिका में इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के खिलाफ भारी आक्रोश है। सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट हुआ और अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। सोवियत संघ के पतन से पहले मॉस्को में जो राजनीतिक खींचतान थी, वैसे ही आजकल वॉशिंगटन में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच है। यहां तक राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिकन में भी असंतोष है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो उसकी एक वजह यह भी थी अत्यधिक सैन्य खर्च, आंतरिक विद्रोह और दुनिया भर के मामलों में जबरन दखल। क्या अमेरिका वही गलतियां नहीं कर रहा है? दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की जिद, अपनी मर्जी थोपने की जिद। जैसे सोवियत संघ अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले बिना दुनिया का ठेकेदार बन रहा था, आज अमेरिका की वही हालत है। $40 ट्रिलियन लगभग कर्ज हो चुका है और उस कर्ज के बोझ तले वो दुनिया का थानेदार बने रहना चाहता है। अमेरिका कैसे कर्ज के गर्त में जा रहा है, कैसे अपनी इकोनॉमी डुबो रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यूएस में बढ़ता कर्ज, महंगाई और पॉलिटिकल ग्रिडलॉक अमेरिका की नींव अंदर से कमजोर कर रहा है। अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट बताती है कि $39 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज हो चुका है हर अमेरिकी पर। लगभग 3,200 लाख पूरे अमेरिका पर, अगर से रुपए में देखा जाए तो 3,200 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों में अमेरिका शामिल है। अमेरिका की जीडीपी का लगभग 125% से अधिक कर्ज है। अमेरिका पर तेजी से कर्ज बढ़ रहा है। जापान और चीन जैसे देशों से भी अमेरिका ने भारी भरकम कर्ज ले रखा है। वहीं दूसरी तरफ करेंसी वॉर की भी शुरुआत हो चुकी है। डॉलर का पतन दिखता है। ब्रिक्स देश अपनी करेंसी पर मात कर रहे हैं। दुनिया वैसी नहीं रही जहां अमेरिका किसी भी देश पर हमला करे और कोई आवाज ना उठाए। यूरोप एकजुट हो रहा है, मिडिल ईस्ट एकजुट हो रहे हैं, एशिया में ताकतें एकजुट हो रही हैं और सब अमेरिका के खिलाफ। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका का इतिहास भी देखें तो अमेरिका के इतिहास को देखने से आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने अपनी सीमाएं कैसे फैलाई। कहीं डॉलर का इस्तेमाल किया, कहीं ताकत का इस्तेमाल किया। लुजियाना जो क्षेत्र है अमेरिका का, उसे 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से $1.5 करोड़ में खरीद लिया, जिससे अमेरिका का आकार दोगुना हो गया। 15 राज्य बनाए गए।
1867 में रूस से अलास्का को केवल $72 लाख में खरीद लिया गया। उस समय इसे सीवर्ड की मुख्यता कहा गया था। आज ये संसाधनों का भंडार है। गैट्सडेन 1853 में खरीदा रेल मार्ग बनाने के लिए मैक्सिको को $1 करोड़ दिए। दक्षिणी एरिजोना और न्यू मैक्सिको के हिस्से को खरीद लिया गया था। मैक्सिकन एक्सेशन की बात की जाए तो 1848 में अमेरिका मैक्सिको युद्ध के बाद 55% जमीन छोड़नी पड़ी। आज की कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा और एरिजोना जैसे राज्य इसी इलाके से आते हैं। हवाई का इलाका अगर आप देखें तो 1898 की यह कहानी है। हवाई का स्थानीय राजशाही का तख्ता पलट किया गया और बिना किसी खरीद के सैन्य रणनीतिकरण से यहां पर अमेरिका को कब्जा मिल गया। 1819 में फ्लोरिडा स्पेन के साथ सैन्य तनाव हुआ। स्थानीय विद्रोहों के बाद शांति संधि की गई और एक संधि के जरिए पूरा फ्लोरिडा अमेरिका के हाथ में आ गया। और जो इलाके अपनी इच्छा से अमेरिका में आए उसमें 13 मूल उपनिवेश इन राज्यों ने ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति की। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर खुद को एकजुट कर लिया, जिसमें टेक्सास 1845, टेक्सास पहले मैक्सिको का हिस्सा हुआ करता था, फिर एक स्वतंत्र गणराज्य बना और बाद में स्वेच्छा से अमेरिका में शामिल हुआ। ओरेगन संधि अगर आप देखें 1846 में ब्रिटेन के साथ एक शांतिपूर्ण समझौता हुआ। समझौते के तहत ओरेगन क्षेत्र को बांटा गया, युद्ध टाला गया और वॉशिंगटन और ओरेगन जैसे राज्य मिले, जो आज अमेरिका का कैपिटल भी है वॉशिंगटन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात याद रखनी चाहिए, समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है और इतिहास बहुत क्रूर होता है। वो ना तो किसी को माफ करता है और ना ही न्याय में कोई कमी करता है। फिर चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, ब्रिटिश राज हो, सोवियत संघ हो, आज अमेरिका का दबदबा न सिर्फ कम होता दिख रहा है बल्कि एक सच्चाई बनती दिख रही है। तो क्या अमेरिका अपने आप को इस भयावह इतिहास से बचा पाएगा या सुपर पावर की कहानी आने वाले जनरेशंस यूएसएसआर की तरह पढ़ेंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक साय जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। रवि कराकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है सर आपका। सैयद अली अदनान रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले डिफेंस पैनल के पास जाऊं, लेकिन रवि काराकर जी का अमेरिका से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ चलते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो इस वक्त एक्सप्लेनर मैंने दर्शकों के सामने रखा और जो पॉइंट्स मैंने बताए उसको वो कैसे देखते हैं और उनका रिएक्शन क्या है, अमेरिका की स्थिति को लेकर वो क्या कहते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विवेक जी और बाकी भी पैनलिस्ट को। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर का रीऑर्डर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और यूनिपोलर वर्ल्ड जो एक, अगर आप समझते हैं, अगर दर्शक समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको है पैक्स अमेरिकाना बोलते हैं। पैक्स मतलब पीस, और वो अमेरिका सिस्टम में ये था कि जितना भी वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें जो पीस है वो एक आयरन फिस्ट की तरह, बट तभी भी उसे पीसफुल तरीके से किया जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरा यूरोप का तहस नहस हो गया था, आपको समझना पड़ेगा कि नेटो की सीडिंग क्या थी। पूरे यूरोप को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए अमेरिका ने यूरोप को लोन दिया था और ये भी एक गारंटी दी थी, स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम, कि जब आप लोगों को हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे नेटो की फॉर्मेशन। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आदरणीय सीनियर्स मेजर जनरल हैं जो आपको ज़्यादा डिफेंस पर्सपेक्टिव में इसके बारे में बताएंगे। एक ये सिस्टम किया था। दूसरा जो सिस्टम किया था वो हमारा ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुई थी, उसके बाद जो है गोल्ड से जो है डॉलर को लिंक करके एक पूरा जो ऑयल एंड गैस का सिस्टम बनाया था, जिसको हम लोग पोस्ट ब्रेटन वुड सिस्टम और 1971 के बाद हम उसको पेट्रो डॉलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पैक्स जमाना में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी कि अमेरिका ने यूएन का बहुत इम्पोर्टेंट चर्चिल के साथ उसका गठन किया और साथ में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन किया। इसका मतलब कि ये तीनों जो एंटिटीज थी, इनका पूरा कंस्ट्रक्शन और जितना भी था वो तभी भी वेस्टर्न बेस्ड जो पूरा सिस्टम है उससे चलेगा। और ये जो है दुनिया 2026 में चाइना और इंडिया जैसी जो इकोनॉमीज हैं
जो प्राचीन काल से बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सिविलाइजेशन रही हैं, उन लोगों ने बड़ा क्लियरली दिखा दिया, चाइना ने दिखा दिया कि हम री इमर्ज हो गए हैं। इंडिया ने, आपने देखा सारा डेटा जो बार बार आईएमएफ जोर जोर के बताता है कि इंडिया से ज्यादा प्रोग्रेसिव आज की डेट में कोई इकोनॉमी नहीं है। तो जो आपने बोला है वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वह वर्ल्ड ऑर्डर के काफी डिफरेंट डायमेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स का है। उसमें अमेरिका को दिख रहा है कि उनकी जो पैक्स रमाना का पैक्स अमेरिकाना का जो सिस्टम था वो बिल्कुल डिसमेंटल धीरे धीरे हो रहा है। उनकी जो कंट्रोल है वो नेटो से उनका मीनिंग जा रहा है। उसमें खुद ही ट्रंप ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। और यूक्रेन में आपने देखा है कि हॉट एंड कोल्ड, डेमोक्रेट्स आते हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसी होती है, रिपब्लिकन्स आते हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसी होती है, और ट्रंप जो है वो उनकी अपनी रिपब्लिकन से भी अलग उनकी एक पॉलिसी होती है। तो जो आपने बिल्कुल सही एनालिसिस जो किया है जी। कि एक बहुत केओटिक सिस्टम बन गया, किसी को पता नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, जियो पॉलिटिक्स की पॉलिसी क्या है, नेबरहुड के साथ। आपको पता है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के साथ क्या उठाया, फिर कनाडा को उनने बोला कि हमारा ये अगला स्टेट बनने वाला है, और मेक्सिको के साथ पंगा भी लिया। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है उसका जो मूल जो बीच में जो है कि ट्रम्प जो है वो बार बार अपने यहाँ मिड टर्म में किसी तरीके से बताना चाहते हैं कि मेरे से बेटर कोई प्रेसिडेंट रहा नहीं है। राइट, ही वांट्स टू प्रूव दैट कि मुझसे बेटर कोई प्रेसिडेंट नहीं है। इसीलिए देखो, मैं वेनेजुएला को मैंने कैप्चर करके उनके ऑयल को कंट्रोल कर लिया है। अब उन्होंने सोचा कि वेनेजुएला का ऑयल तो किया, कंट्रोल किया ही आएगा, तो मैं अब ईरान की तरफ भी अपना मुख मोड़ूं। और वहां पे उनका बहुत बड़ा एक मिसफायर हो गया। तो दैट्स माई अनदर पॉइंट कि यूएस जो है पेट्रो डॉलर बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत समय से कंट्रोल करता आया है। और उसने एक शर्त में, ये जो 1971 में एग्रीमेंट हुई थी, उसमें ये बोला था कि जीसीसी कंट्रीज को कि हम आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। अगर आप देखेंगे एक्स में या ट्विटर में जो कहते हैं जी। कि बहुत ज्यादा जीसीसी कंट्री से बार बार निकल के आ रहा है कि हमको अमेरिका का कोई वो गारंटी नहीं रही, क्योंकि अमेरिका के खुद के बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्या हम ये पेट्रो डॉलर सिस्टम को क्या उसको बना के रखेंगे? हम्म। सो ऑफ कोर्स अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंट्रोल है वो है जो आपने बोला है कि खुद की कंट्री जो है हमारे यहाँ पे 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। पर साथ में, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग वीव किया गया है कि अमेरिका डॉलर को शक्ति कहाँ से मिलती है। अमेरिका में तो सिर्फ नोट छपते रहे, अब तो नोट भी नहीं छपते हैं, अब तो डिजिटल बेस्ड सिस्टम बन गया है। तो हम्म। जितने भी बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं जो पेट्रो डॉलर से जो कनेक्टेड है, जो स्विफ्ट सिस्टम से कनेक्टेड है, उससे हम लोग डॉलर को वो वैल्यू देते हैं। अब वो जो वैल्यू है, वो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो यही है कि डीलिंकिंग एंड डिसमेंटलिंग ऑफ द पेट्रो डॉलर बेस्ड सिस्टम, क्या उसकी शुरुआत है। अगर वो शुरुआत हो गई है, वो एक्चुअली हो चुकी है, वो आज से नहीं, वो 2-3 साल से शुरू हो चुकी है, स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस के बाद। तो वो जो है ट्रम्प उसको पूरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जी। बचा पाएंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। और देखिए इसीलिए भारत का जो रोल जी। है, हाँ। स्पेशली ब्रिक्स, जो आज इस बार प्रेसिडेंसी होने वाली, मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे भारत, जैसे G20 को भारत ने लीड किया था। फैसिलिटेट किया था, हम्म। उसी तरीके से क्या भारत में ब्रिक्स सिस्टम क्या वर्ल्ड ऑर्डर को रीऑर्डर करेगा? धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया सर। लेकिन अमेरिका के सिचुएशन इस वक्त वर्सन नजर आ रहे हैं ड्यू टू डिसीजन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो उन्होंने पिछले 18 महीनों में या फिर 16 महीनों में लिया है। वो बहुत ज्यादा डेंट कर रहे हैं यूएस का। मैं आलोक जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं मलिक सर और रजी साहब आपके पास आ रहा हूं। हाँ विवेक जी, देखिए मैं काफी दिनों से ये बात बोलता आ रहा हूँ। जिस समय नाटो के साथ इनका रिफ्ट हुआ था उसी समय मैंने बोला था हम्म। ये अमेरिका के पतन की शुरुआत होगी। क्योंकि देखिए, आप रूस और चीन आपका पहले से ही सुपर पावर, वो आपके खिलाफ है, दूसरे धड़े पे है। आपके साथ पूरे नाटो की फोर्सेस थी, वो आपसे अलग हो गई। आप धीरे धीरे पूरे दुनिया से कटते जा रहे हो, और इसका कारण क्या है? और सब चीजें तो है ही है। ट्रंप की बोलने की आदत, उनके बात करने का लहजा। इज नॉट ए स्वैब डिप्लोमैट। वो राजनीतिक भाषा नहीं बोलते हैं। उनके बात करने का अंदाज जो है वो बहुत ही चीप और मॉबस्टर्स का जैसा लगता है। आप दूसरे राजनयिकों को अगर इस तरह से तुच्छ भाषा में बात करेंगे, उनको डिमोरलाइज करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो कोई भी देश, चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो धीरे धीरे कटता जा रहा है। और अमेरिका में अब तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले प्रेसिडेंट के लिए
कई वर्षों तक कई एक दशक से ज्यादा लग जाएगा अमेरिका को अपने दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने में। आप देखिए, शुरू में देखिए जनवरी 2018 में उन्होंने जो हाइती, एल सल्वाडोर और जो अफ्रीकन नेशंस को बोला शिट होल कंट्रीज। पब्लिक प्लेटफॉर्म से आप ऐसे बोल सकते हो? ये इतना बड़ा इस पर हंगामा हो गया, यूनाइटेड नेशंस में भी बात हुई, ईरान के साथ गाली गलौज की है सोशल मीडिया पर, बाकायदा रिटर्न में है सर। जी आप देखिए, आप जिस तरह से बात करते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट से, जिस तरह से जर्मन प्रेसिडेंट से, आप अपने आप को बहुत इटली की पीएम से कैसे बात करते हैं? इटली के पीएम को बता रहे थे कि जी तो ये तो पूरा विश्व देख रहा है। आप जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ आप अपनी गरिमा गिराते हैं, आप सारे देशों को अपने आप से अलग कर रहे हैं। वो ब्रिटेन को छोटी ताकत कहते हैं, इटली को छोटी ताकत कहते हैं, फ्रांस को छोटी ताकत कहते हैं, जर्मनी को कहते हैं जर्मनी की कोई ताकत नहीं है। और ये मैं बताऊं विवेक जी, ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है। ये मैं शुरू से बोल रहा हूं। आप देखिए, अब धीरे धीरे ये सारे देश अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं। उनको मैं इसको डिवाइड करता हूं सर। आलोक जी, आपकी बात आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, मैं इसको डिवाइड करता हूं। एक तरफ नेटो की बात आपने कही है, मैं अब मिडिल ईस्ट की बात को लेकर मैं रिजवी साहब के पास जाता हूं, फिर ओवरऑल क्वेश्चन लेकर मैं मलिक साहब के पास आऊंगा। मिडिल ईस्ट में भी अब यह भरोसा खत्म हो गया कि अमेरिका हमारी सुरक्षा कर पाएगा, तो क्यों नहीं ईरान लीड लेकर यहां पर कोई अलायंस बनाने की कोशिश करे, जिससे मिडिल ईस्ट में कोई थर्ड कंट्री आकर, कोई वेस्ट का कंट्री आकर यहां की शांति भंग ना करे आने वाले भविष्य में। तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। जी विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज है। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन जो आपने शुरू में बयान किया, बहुत ही तारीखी और बहुत ही अहम था। उस पर बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि खुद इंग्लैंड की लैंसेट की जो ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी अगर आप देखें तो सिर्फ 1971 से लेकर 2021, सिर्फ इस 50 साला दौर में अमेरिकी और यूरोपियन सैंक्शंस की वजह से, ना कि जंग, सिर्फ सैंक्शंस की वजह से इस दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए हैं। ये कोई ईरान की रिपोर्ट नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड की रिपोर्ट है। तो आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है अमेरिका की जो झूठी सुप्रीमेसी है, उसका टाइटैनिक डूब रहा है, और इस डूबते हुए जहाज को देखते हुए ट्रम्प साहब तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। इसीलिए बेतुके बयानात वो हम आपको देखते रहते हैं कि देते रहते हैं, और इसीलिए इसको डुबाने वाला कौन है? ईरान नहीं डुबा रहा है। मैं यहाँ ऐड कर दूं कि इसको डुबाने वाले खुद ट्रम्प साहब हैं, जो कि अब तक के प्रेसिडेंट लोगों ने नहीं किया था। मैं ये कहता रहता हूं कि ईरान के पास 2 ताकत है, बाज लोग कहते हैं, मैं कहता हूं 2 नहीं 3 ताकत है। पहली तो ये कि ईरान का ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट कि जहां पर वो है कि से पानी मिलता है। दूसरा उसका ताकत है, उसकी ताकत ये थी कि उसके पास जो है वो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन वगैरह है। मैं कहता हूं तीसरी ताकत है, और वो खुद बेवकूफ ट्रम्प। जब इंसान का दुश्मन बेवकूफ होता है तो ये खुद अपने आप में एक ताकत होती है कि जो खुद अपनी नीयत डुबो रहा है। लेकिन जो आपका सवाल था विवेक जी, आप जरा ये देखिए कि असल में दावा जो है ना, वो ईरान का सुप्रीम होने का है ही नहीं। ईरान ने कभी नहीं कहा कि मैं सुपर पावर हूं, मैं जो है इस दुनिया को लीड करना चाहता हूं। सुप्रीम होने की नहीं है, ये बात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। भारत चाहता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ईस्ट ले। जिस मिडिल ईस्ट के पास दुनिया का अकूत तेल है, जिसके पास दुनिया की अकूत संपत्ति है, तेल मतलब क्या? पैसा। जब आपके पास इतना पैसा है, इतना अकूत तेल मौजूद है, तो आप मिडिल ईस्ट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई अलायंस क्यों नहीं क्रिएट करते? क्यों मिडिल ईस्ट की रक्षा अमेरिका करेगा यहां से 12,000-18,000 किलोमीटर दूर बैठकर? यही बात समझाना चाहा है ईरान ने इन मिडिल ईस्ट वालों को कि जिस सुरक्षा के नाम पर ये आपके यहाँ आकर आपकी जमीन ले रहे थे, आपका पैसा ले रहे थे, और आपका खुद अपनी मिलिट्री से, आपके पैसे से अपनी मिलिट्री पाल रहे थे, वो हवाई है। इसीलिए ईरान ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने कंट्रोल में लिया तो कभी ये नहीं कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। बारहा मैं आपको दसियों ट्वीट्स दिखा सकता हूँ, जुमले दिखा सकता हूँ, जहां पर ईरान ने कहा कि हम और ओमान मिलकर यहाँ के कानून बनाएंगे और इसका फैसला लेंगे। तो ईरान ये चाहता है कि जो भी इस स्थानीय इलाके की ताकत है उसको मिडिल ईस्ट का जो पूरा, चाहे वो तेल हो, गैस हो या जो भी सामान है, उसको 10,000 किलोमीटर के फासले पर अमेरिका ना बताए कि कहाँ बेचना है, कहाँ नहीं बेचना है, डॉलर में बेचना है कि यूरो में, किस में बेचना है, बल्कि यहाँ के लोग आकर तय करें कि क्या होगा। नहीं, वो बात तो ठीक है,
ईरान को अमेरिका नहीं बता सकता। और आज इस बात को लेकर ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इसको कंडेम किया। और न सिर्फ कंडेम किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि वो किसी और एक नए देश को धमका रहे हैं। ये नहीं चल सकता और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसको वर्ल्ड कम्युनिटी चुपचाप नहीं देख सकती है। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, ये जो मिडिल ईस्ट का रिफ्ट है खत्म क्यों नहीं करते हैं? क्या ये शिया वर्सेस सुन्नी है या कुछ और कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में? भाई वैसे तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के एक होने की बात कही जाती है। जी विवेक जी, आपने अगर गौर किया हो पिछले 37 साल में जो दूसरे सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इस पर बहुत काम किया, शिया सुन्नी इत्तेहाद पर। मैं आलोक सहाय साहब की बातों को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वो जो अमेरिका के पतन की जो शुरुआत है ना, जो ही यहां से साम्राज्यवाद, इस इलाके से साम्राज्यवाद कमजोर होगा और यहां से अमेरिका कमजोर होकर निकलेगा, आप देखेंगे कि एक नई तस्वीर सामने पेश होगी। अभी देखिए, चूंकि साम्राज्यवाद की जड़ें बड़ी मजबूत हैं इस इलाके में, जब तक वो कमजोर नहीं होंगी तब तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने नहीं आ सकेगा। और उसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है ये कि अमेरिका कमजोर होकर यहां से निकलेगा और नया वर्ल्ड सामने आएगा। ना शिया सुन्नी की बात है, बल्कि मिलकर आप देखेंगे कि इस पूरे खाड़ी में एक नया कानून, एक नई सभ्यता और एक नए तरीके से आगे बढ़ेगी कानून के तरीके से। जी नहीं, वो मिडिल ईस्ट को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जब आप अपने घर में कमजोर होते हैं तब तीसरे का दखल होता है, जो वहां पर चौधरी बनकर आता है और फिर कहता है कि हम आपकी लड़ाइयों को सुलझा देंगे, और बाद में वही आदमी आपके घर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वही कहानी मिडिल ईस्ट के साथ है। आज यूरोपियन देश कह रहे हैं ना, हम अपना यूरोपियन नेटो खुद से बनाने के लिए तैयार हैं, हमको नहीं चाहिए अमेरिका का भरोसा। तो मिडिल ईस्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो लाइन आपने कही उस पर मैं मुझे जलीब साहब की 2 लाइनें याद आती हैं कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, और आज सोए हैं तहे खाक न जाने कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई माताबे ज़बी था। तो ये वही कहानी है अब जो ट्रंप साहब अभी कर रहे हैं। अब मलिक साहब का रिएक्शन चाहूंगा मैं। मलिक साहब, इधर मिडिल ईस्ट, उधर यूरोप, बाकी तो सब कतार में है। यूरोपियन यूनियन ने मदर्स ऑफ ऑल डील भारत के साथ कर ली। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पिछले 10-12 साल से लगातार काम कर रहा है। चाइना पहले ही आत्मनिर्भर है, उसको मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल है, क्रिटिकल मिनरल्स में उससे बड़ा पावर आज की डेट में कोई नहीं दुनिया में। व्हाट अबाउट अमेरिका? विवेक जी देखिए, आज की हालत को इस तरह से बयान कर सकते हैं। आपने जो शेर पढ़ा मैंने उसको अच्छी तरह से सुना, और मैं उसको यही कह सकता हूं कि ना सिकंदर बचा ना नेपोलियन बचा, और बाकी की तो छोड़ दीजिए, कितने यार कितने चले गए। मैं कह रहे शेर तो नहीं है मेरे साथ ना, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। आप खुद शेर हैं सर, इसमें क्या बात हो गई? नहीं, यहाँ पे कोई सर्वभौम शक्तिमान अमर अजर तो रहता नहीं है। वर्ल्ड में रहते हो आप, एक वक्त एक फेज को बिताते हो, उसके अंदर अगर आप राजा बन गए यानी आप पावर की कुर्सी पर बैठ गए, तो आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करते हो अपने आदेशों के तहत। अभी जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ट्रंप साहब ये नहीं जानते कि वो अमेरिका को कितना नुकसान कर रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। देखिए, अमेरिका का एक राष्ट्रपति, अमेरिका आज भी निसंदेह इस दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, इकोनॉमिक दृष्टि से भी, मिलिट्री पावर से भी, इकोनॉमी से भी, और नेचुरल रिसोर्सेज की वहां अथाह अकूत भंडार हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसका एक सेंटेंस अगर वो बोल देते पूरे वर्ल्ड में स्टिल यानी लहरें पैदा करता था, लेकिन आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति पे लोग हंस रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान है, उन्होंने अमेरिका की इमेज को डाइल्यूट किया है। आज अमेरिका के लोग नहीं आते, लोगों की आवाज तो आती नहीं है वहां पे। उनका अधिकार है, राष्ट्रपति होने के नाते अपने आसपास जो लोग रखेंगे, अपने विश्वसनीय लोग रखेंगे, उनका अधिकार है ये। लेकिन उन्होंने जिस टाइप के लोग रखे हुए हैं, उनका जिस तरह से वर्ल्ड ओवर जियोपॉलिटिक्स लेवल पर जिस तरह से उनका प्रोफाइल, बिहेवियर का प्रोफाइल आ रहा है, वो सच में एक बहुत ही एक दुखद स्थिति है, एक अच्छी स्थिति कतई नहीं है। ना ही रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आ रहा है, ना ही रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आ रहे हैं, और ना ही रेस्पॉन्सिबल रिजल्ट आ रहे हैं। मैं इस बात को यूं कहूं कि देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं एक यहाँ पे एनालिस्ट की हैसियत से बैठा हूं। इस दुनिया में जितनी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के अंदर जब प्रॉब्लम आती है, उनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी वहीं पे पैदा होकर आती है। उस अपॉर्चुनिटी को कौन अनदेखा करता है, कौन देखा करता है, डिपेंड करता है देशों पर, उनके राष्ट्र अध्यक्ष पे, उनकी मैच्योरिटी पे और उनकी समझ पे। मैं ये समझ रहा हूं कि जैसे ब्रिक्स आज की बात नहीं, ब्रिक्स जो उन्होंने जिक्र किया, ब्रिक्स तो देखिए पिछले 6 साल से ट्रंप साहब की आंखों में खटक रहा, बाइडेन साहब की आंखों में खटक रहा था।
अपना इनको ट्रम्प साहब को छोड़ दीजिए, उन्होंने भरपूर कोशिश करी इंडिया को एक तरह से साम दाम दंड भेद सारी चीज दिखाई। दंड दंड का मतलब है कि वो डर भी दिखाया टैरिफ का था, लेकिन भारत ने एक ऐसी पोजीशन ली जो कि देश के लिए हित है। और ये सब जानते हैं, जैसे कि रवि जी भी बोल रहे थे कि इस दुनिया के अंदर जो भारत है एक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आगे भी फोर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसी आईएमएफ जो अमेरिका के कंट्रोल में काम करते हैं ज्यादातर, ये वो कह रही हैं, उनका फोरकास्ट है, हमारा नहीं है। तो हम अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो आज ले रही है, मैं समझता हूं बहुत ही एक मैच्योर पॉलिटिशियन और मैच्योर गवर्नमेंट का एक पोजीशन ले रही है। अमेरिका का क्या चल रहा है कि अमेरिका निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये भी, बल्कि मैं बड़ा इच्छुक रहता हूं कि ईरान के अंदर से जो ट्रू पिक्चर आएंगी, तो मैं उस दिन देखना चाहूंगा कि वो सच में जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ईरान को ध्वस्त कर डाला, वो हम देखना चाहेंगे कि सच में कितना ध्वस्त कर डाला, वो बात कितनी सच है। क्योंकि क्या होता है कि आपके एक्शन, पास्ट के एक्शन आपकी रिलायबिलिटी को तय करते हैं। अमेरिका के मात्र राष्ट्रपति ने, अमेरिका के जो निवासी है, सिटीजन है, वंडरफुल, सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं अपने देश के लिए, लेकिन एक प्रेसिडेंट जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा है, उन्होंने उस पोजीशन को बहुत बहुत ज्यादा गिराया है। आज बैठी जो समस्या वर्ल्ड ओवर पैदा हुई है, मैं इसमें थोड़ा ईरान का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ईरान को भी आगे बढ़कर, जैसे कह रहे थे, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, ईरान को आगे बढ़कर इस सिचुएशन में उसको संभालना चाहिए, तभी तो लीडर बनते हो। लीडर वो बनता है जब इस क्राइसिस की स्थिति में आप आगे बढ़कर लीड लेते हो, इनिशिएटिव लेते हो, चाहे अपने ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम भी आए, लॉस भी आए, एज ए नेशन आपको सफर भी करना पड़े, लेकिन आप जब विश्वास जीतते हैं अपने पड़ोसियों का, देन यू बिकम ए रियल लीडर। अभी आप अश्योर कीजिए अपने खाड़ी के देशों को, जीसीसी कंट्रीज को अश्योर कीजिए कि जिन पर ये आक्षेप लगते हैं कि वो अमेरिका को इनवाइट करते हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, आप उनको अश्योर कीजिए कि हम साथ मिलकर बैठेंगे, वी विल डू द इकोनॉमी टुगेदर, वी विल डू द बिजनेस टुगेदर, बिकॉज ये पूरा मिडिल ईस्ट, इसमें है क्या चीज भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखा जाए, इसमें तो कलेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। आप जो बात करें बात सही है, लेकिन इसमें इंडिया, चाइना, रशिया को भी ब्रिक्स करेंसी पर काम करना होगा, और अब वक्त आ गया कि मेजर स्टेप लिया जाए। इसमें नेटो देशों को भी काम करना होगा, जो खास करके यूरोपीय देश हैं, उनको भी अपनी करेंसी या फिर बाकी किसी दूसरी करेंसी पर जाना, शिफ्ट करना होगा, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरी तरफ आपके जो बाकी देश रह गए, वो किसके साथ जाएंगे, इसको भी तय करना होगा। इसमें चीन और रशिया को भी अपने इंपॉर्टेंट रोल को अदा करना होगा, उनको भी लीड लेना होगा। तो हर रीजन में कोई कुछ ऐसे पावर्स हैं जिनको एक्टिव होकर इस वक्त पार्टिसिपेशन की बहुत आवश्यकता है, और ये लीड लेने का समय है। विवेक जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आगे बढ़े इससे पहले, तो देखिए जो मैं कह रहा हूं ये बात एक आइडियल वर्ल्ड की बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, होता भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। होता क्या है कि देशों के अपने अपने हित बहुत बड़े हो जाते हैं, दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं, गुट क्रिएट हो जाते हैं। आज भी तो गुट हैं, आप माने ना माने, दुनिया में गुट क्रिएट हुए हैं, ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं। तो आप ये बात, आज की व्यवस्था में चूंकि हम इतने क्लोजली निट हैं, तो आप आइसोलेशन में तो चल नहीं सकते। तो यहां ईरान का मैं समझता हूं बहुत बड़ा जिम्मेदार पद है। अगर आप अमेरिका को कमजोर करना चाहते हो, मैं ईरान को बोल रहा हूं, अगर आप अमेरिका को कमजोर करना चाहते हो, तो अमेरिका की डिपेंडेंसी जिन जिन कंट्री पे, आप उनको अश्योर कीजिए। इसमें मैं इजराइल को भी शामिल करना चाहूंगा, आप इनको अश्योर कीजिए और बोलिए कि जो भी टेररिस्ट एलिमेंट है, हम उनको खुद सफाया करेंगे और आपके साथ आएंगे। तो जब वो जो जड़ है इजराइली खत्म कर दोगे, तो एक तरह से उनकी भले ही कितनी दोस्ती हो, आपके साथ वो 79 की पूरी स्थिति पे लौटने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इजराइल को भी तो एग्जिस्ट करना है, वो भी लोग हैं, एक कंट्री है, हकीकत है ये। आप इजराइल को कहने पे कि मैं चुटकी मार के हवा में उड़ा दूंगा, इट डज नॉट होल्ड द ग्राउंड। आप सबके साथ आइए और एक अच्छी करिए, लीड लीजिए, तब सही मानों में आपको लीडर माना जाएगा। और निश्चित रूप से भारत एक ऐसा कंट्री है जो, हम देखा जाए, हमारे ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे, पर मैं समझता हूँ वो ट्रांजैक्शन ज्यादा है। जब हम पाकिस्तान के साथ हमारी इश्यू आती है, हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम कंट्री से ईरान हमारे साथ खड़ा हो। यहां पर हमको निराशा मिली है, और मैं रिजवी साहब से बोलूंगा, चाहूंगा इनफैक्ट कि जब अपने वो बातचीत करें तो हमको थोड़ा सा एजुकेट करें कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो ईरान को भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने से रोकती है। जी मैं सीधे यूएस का रुख कर रहा हूं रवि जी का। रवि जी, मेजर गलतियां कहां की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लगभग 1.5 साल के 16-17 महीने के इस रिजीम में, और उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होने वाला है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
डोमेस्टिक और इनको इंटरनेशनल अगर इसको डाला जाए। जी। आई थिंक ट्रम्प पॉइंट 1 में उनने थोड़ी समझ थी, क्योंकि उनने आपको उनका स्टैंड पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ, और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उस वक्त भी की थी। पर आई थिंक आई वुड से कि सबसे बड़ी उनकी गलती जो थी, जो उन्होंने दुनिया के साथ टेरिफ वॉर शुरू की थी, ये एक बहुत बड़ी गलती जो उनको लगा। पर वो टेरिफ वॉर का जो रियल रीज़न था वो मार्केट को शॉर्ट करने का था। और ये बाद में आगे जाके इतिहास बताएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था और किसने कितने पैसे बनाए। और इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी पता है कि जब आसिफ मनी और एक बहुत बड़ा जो एक लॉबिस्ट है, उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के साथ जो ट्रम्प की फैमिली के साथ डील की है, तो ये भी आगे जाके निकल के आएगा। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी गलती है कि नेटो को, उसके साथ जो उन लोगों ने जो एक हॉट एंड कोल्ड, जो अगर वाइस प्रेसिडेंट जो एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी आज से 1 साल पहले, उसमें जेडी वेंस ने एक बहुत ही, एक तरीके से जितने भी यूरोप के वर्ल्ड लीडर हैं उनको फटकारा था। और आपको ये भी याद है कि यूक्रेन के जो हैं जेलेंस्की, उनको भी फटकारा गया था। तो आई थिंक एक लेवल का एरोगेंस भी है और एक तरीके की फूलिशनेस भी है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अमेरिका का जो रोल रहा है कुछ बहुत बढ़िया रोल रहा है, फ्रॉम अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखें, कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। तीसरा जो उनका स्टैंड जो है, जो ग्लोबली जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की जो पॉलिसी बनाई, कि उन लोगों ने सीधा यूरोपियन यूनियन से पंगा ले लिया, बोला कि हम ग्रीनलैंड को कैप्चर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड में जो अमेरिका का जो बेस है उसको भी देखें, तो अमेरिका ने बिल्कुल एक न्यूट्रल पोजीशन एज अ नेटो मेंबर बना के रखी थी। तो ये जो पूरा सिस्टम उन लोगों ने ऊपर से नीचे हिला दिया, वो बहुत ही एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं रहा। चौथा जो है, उनकी जो पॉलिसी रही है वेनेजुएला के साथ, वो शायद सोचते हैं कि बहुत बड़ा उन लोगों ने एक अचीवमेंट की है। पर इसका सिग्नल जो गया है पूरा लैटिन अमेरिका को, सिर्फ वेनेजुएला को नहीं गया, पूरे लैटिन अमेरिका को, स्पेशली ब्राजील और बाकी कोलंबिया है, बाकी इकोनॉमीज है, मेक्सिको है। तो ये अमेरिका ने एक तरीके से सोचा कि हम तो जो है फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स परस्पेक्टिव, कि हम तो अपने आप को जो है बहुत अच्छा बना रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना डर फैला रहे हैं। पर आज की डेट में अमेरिका सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री बन चुकी है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के हो गया। अब डोमेस्टिकली अगर आप देखें, डोमेस्टिकली उनने सोचा कि मैं मेक इन अमेरिका का जो करूंगा, और मैं तो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता हूँ, तो मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि मेक इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। इंडिया में भी जो है इंडिया फर्स्ट। तो हर एक जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो तो बोलेगा ही। पर वो मेक इन अमेरिका की बहुत बड़ी प्लेजेस हुई, बड़े बड़े लोग आए, आपको याद है पिछले साल दौरा भी हुआ। पर उसका आज तक हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग का बूम जो है वो नहीं देखा है। पर अमेरिका की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि एआई बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। तो अमेरिका क्योंकि एआई में नंबर 1 पे है, एग्जैक्टली। चाइना उसको थ्रेट करता है। पर इसमें तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये एक बहुत बड़ी बात। तीसरा जो आपने शुरू में जो बोला है कि मुझे 25 साल हो गए, राइट, 2000, तो 26 साल, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है वहां पे। अगर आप, पहली बार मुझे लगता है कि अमेरिका जो है इतना ज्यादा डिवाइडेड है, चाहे वो कल्चरली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इतना डिवाइडेड हम लोगों ने कभी नहीं देखा। अब तो और भी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, गैस प्राइसेस बढ़ रही है, बहुत ज्यादा इसका भुगतान मार्केट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो लोएस्ट है, पर जो मार्केट है वो बहुत हाई। तो ये एक बहुत क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि कभी भी जो है मार्केट का जो एक बलून है वो कभी भी फूट सकता है। और ये होगा अनफॉर्चुनेटली, और मार्केट करेक्शन होगी। पर इसका बहुत बड़ा डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट होगा। और सबसे बड़ा डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट होगा डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज वी सी इट। इतनी जल्दी नहीं होगा, पर उसकी शुरुआत हो चुकी है, पर होगा जरूर। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने। धन्यवाद। दो पॉइंट पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया, डोमेस्टिक पॉइंट पर भी और इंटरनेशनल पॉइंट पर। इंटरनेशनल पॉइंट पर जो आइसोलेशन वाली बात कही, उसमें मैं आलोक जी का रिएक्शन चाहूंगा। आलोक जी। देखिए, आइसोलेशन तो अमेरिका का हो ही रहा है। आपने विवेक जी पूछा था कि कब ये हुआ। मुझे ऐसा लगता है एक एक खास समय मैं टर्निंग पॉइंट देख रहा हूँ, चूंकि मैं काफी दिनों से आता रहा हूँ। जब सेकेंड टर्म ये जीत करके आए और उन्होंने जो बड़े बड़े वादे कर दिए अपने वोटर्स को कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसमें मैं यूक्रेन वॉर आई विल फिनिश इन 1 वीक। और उसके बाद जो उन्होंने उसमें दखल देना शुरू किया और वहां जो उनको असफलता हाथ लगी, उससे वो बौखला करके उन्होंने
धीरे धीरे ऐसे कदम उठाने शुरू किए जिससे वो बहुत ही ज्यादा पतन की ओर ले जाने लगे। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि उनका कहना बिल्कुल सही था। देखिए, नाटो का खर्चा क्यों अमेरिका 70% से अधिक उठाएगा? बात सही है भाई। नाटो देश अपना खर्चा क्यों नहीं उठाते, अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देते? क्यों अमेरिका के भरोसे आप बैठ के पल पोस रहे हो? नाटो को उन्होंने लेजी बना दिया अमेरिका ने ओवर सेवरल डिकेड्स। मैं तो ये मानता हूं पूरे इमिग्रेशन के लेबर के बल पर पूरे नाटो कंट्री जो है वहां ऐश करते रहे, और आज देखिए क्या स्थिति हो गई है कि यूरोपियन कंट्री जो है इमिग्रेंट्स के पूरा दे हैव बीन स्वॉर्म्ड। आई एम टेलिंग यू दिस इज द एंड ऑफ दैट मेनी कंट्रीज इन यूरोप। Everybody knows about it. We are seeing the videos. It is all happening because of what? आपने नाटो को यही चीज बोलना था, थोड़े अच्छे लहजे में बोलना था। आप जो दम के भाषा में बोलते हैं, जिस तरह से दूसरे को बेइज्जत करके बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो कोई देश सुनने को तैयार नहीं होगा। उससे हर एक देश, पूरा नाटो बिदक गया उससे। आपने यूक्रेन से ठीक है हाथ खींच लिए, आप थोड़ा आप अपना हेल्प कम कर देते, जैसा कि आपने किया। आप फिनेंशियल अपने कंस्ट्रेंट्स आप हटा रहे। कई इंटरनेशनल बॉडी से 60 से अधिक इंटरनेशनल बॉडी से अमेरिका ने अपने आप को वापस कर लिया। आपको लगता है कि आप क्यों इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हो जबकि दूसरा देश उसमें उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? तो आप उसको इंटरनेशनल फोरम में एक जायज ढंग से इस बात को डालिए, देश इसको सुनेंगे। आपने यूरोप को प्यार से समझाना था क्योंकि वो आपका एलाई है। आज के डेट में आपने यूरोप को इस तरह से दुत्कार दिया, सारा यूरोप भड़क के अलग हो गया। आपने कनाडा जो आपका भाई था वो बिदक के अलग हो गया, आप उसको अलग स्टेट बनाने की बात करते हो। जितने अमेरिकन महाद्वीप में जितने कैरेबियन कंट्रीज हैं, सबको खतरा हो गया, सबको आपने दुश्मन बना लिया है, सबको आप हड़पने की तैयारी कर रहे हो। तो आपके साथ आज के डेट में कौन खड़ा है? दूसरी तरफ ये सारे देश आपसे विमुख होकर के रीअलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं और डॉलर के आधिपत्य के पतन की ये शुरुआत की तरफ सारे देश अब सोच रहे हैं। और ये शुरुआत हो गई है, जैसा इन्होंने भी हमारे पैनलिस्ट ने बोला, क्योंकि अब देखिए डिफरेंट करेंसीज में कई कंट्रीज बाइपोलर तरीके से अपना उन्होंने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया है। और जहां बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉडीज में, ब्रिक्स में या किसी और में अगर ये आ गया एक बार कि भाई अब हम अपने करेंसी में ही ट्रेड करेंगे, तो फिर ये अमेरिका की पतन बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका जो है एक वो डेप्ट के टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है, डेप्ट के टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। $40 ट्रिलियन फेडरल डेप्ट, प्लस वहां का हर इंसान, इवन प्राइवेट पीपल, एक आम नागरिक वो डेट पे जी रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डिफरेंट बैंक जो है हर चीज के लिए कर्ज देते हैं। हेल्थ सेक्टर इतना कॉस्टली हो गया है कि आम आदमी कई इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकता है, सिर्फ डेट लेकर के वो कर रहा है। तो ये टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। जिस दिन डॉलर की बादशाह खत्म हो गई, अमेरिका बहुत बुरी तरह से दे विल फॉल डाउन लाइक ए पैक ऑफ कार्ड। दिस इज माय प्रेजेंटेशन। जी, मैं रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। रिजवी साहब, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूँ। रिजवी साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं बस यही ऐड करना चाह रहा था कि असल में जो बात है, अब तक जो बात हुई है उसमें अमेरिका का ही रोल है। खासकर जब ये डॉलर का पतन होगा वो उसमें कमी आएगी और दूसरे करेंसीज में जब पैमाना शुरू होगा तो उसका भी असर हमारे मुल्क पे और दूसरे तमाम तर ममालिक पे जो मोहताज थे कि हम डॉलर में ही पेड करेंगे, तो जिसकी बिना पर खुद हमारा भी नुकसान और खुद ईरान का कि मसलन उसके ऊपर कितना ज्यादा इस वक्त $120 बिलियन का जो दूसरे ममालिक पर कर्जा ईरान का खुद का है जो लौटा नहीं सके सिर्फ इसी बिना पर कि डॉलर में कैसे करें, तो वो सब खत्म होगा और जिसकी बिना पर रेट भी कम होंगे। ये एक नया सर्विस है। दूसरा जो मेरे अमरीकी मेहमान उन्होंने कहा कि उनके 25-26 साल दौर में इतना ज्यादा बिखरा हुआ अमेरिका नहीं देखा उन्होंने। मैं भी पिछले 10 साल से ईरान में हूँ, मैंने ईरान के बारे में स्टडी की है, देखा है, पढ़ाई की है, हर दौर को समझने की कोशिश की है। मेरा भी ये मानना है कि पिछले 47 साल में इस वक्त जितना ज्यादा ईरानियन यूनाइटेड है उतना मैंने आज तक यूनाइटेड ईरानी नहीं देखा है। कि पिछले 50 दिन से आपने इतिहास में नहीं देखा होगा कि 50 दिन से अवाम जो है, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब सड़कों पर खड़े रहे, रातों रात खड़े रहे। रमजान का महीना गुजर गया, दूसरे महीने आ गए, तो ये शायद हिस्टोरिक कभी हमने देखा नहीं है। तीसरी और आखिरी बात जो हमारे मलिक साहब का इस सवाल
सवाल था कि ईरान जो है हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है। सर मैं आपसे बस यही कहूंगा, एक बार आप जाके पढ़ें कि ईरान इंडो गैस पाइपलाइन क्यों रुकी हुई है, क्यों 2019 से इंडिया ने ईरान से तेल क्यों नहीं खरीदा है, क्यों जो है जब सुप्रीम लीडर शहीद हुए तो क्यों हिंदुस्तान की तरफ से बयान नहीं आया है, क्यों नेवी पर जब हमला हुआ जो कि हमारे हिंदुस्तान का मेहमान था किसी एक ने कोई बयान नहीं दिया है। तो और एक ये हिस्सा है। दूसरी तरफ आप आइए कि आप ईरान पर सवाल करने से पहले अमेरिका पर सवाल कीजिए कि जब हमारी जो है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, किस तरीके से अमेरिका ने आके हमको जलील किया, किस तरीके से आके ट्रंप साहब ने हमारे मोदी जी के खिलाफ जो बातें की हैं। तो ये सवाल जो होता है कि हम आकर इसको देखें, हम उसको देखें। और अभी भी ईरान ने यहाँ तक ये कह दिया है कि हमारी गैस की पाइपलाइन हमने बनाकर लाके बंदर अब्बास तक छोड़ दी है। जिस दिन इंडिया कहेगा बगैर कैद शर्त के वो पाइपलाइन इंडिया जा सकती है, तो हमारे पॉलिटिशियन को, हमारे जो बनाने वाले हैं कानूनों को, उन्हें सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। जी आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिजवी साहब, आप जो बता रहे हैं ना कि अगर आपके यहाँ दो बातें आपने बोली, एक तो आपके यहाँ सारे लोग यूनाइटेड हैं और बहुत ही, अगर ऐसी बात है रिजवी साहब तो आप प्रेस को क्यों नहीं फ्री कर दे रहे वहां पे, क्यों नहीं इंटरनेशनल प्रेस को आने देते हैं? उनको दिखाइए, उनको देखने दीजिए, पूरा दुनिया देखेगा कि ईरान कितना महान और कितना यूनाइटेड है। ठीक है, आपका रिएक्शन आगे मैं रिस्पॉन्स ले लूंगा। आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को फ्री कर देना चाहिए। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात जल्दी सर, समय सीमित है। देखिए, अगर कोई भी मीडिया को फ्रीडम नहीं देता है ना, तो अंदर में जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी वो फ्रीडम नहीं देता। ठीक है, फ्री मीडिया क्यों नहीं? इंटरनेशनल मीडिया, फिर वो कहेंगे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अमेरिकी प्रोपेगेंडा चलाता है। सर मुझे पता है उनका आंसर, फिर भी उनको बोल लेने दीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जल्दी से सर। हाँ, ये बात ही अपने आप में फेक है कि इंटरनेशनल मीडिया को इजाजत नहीं है। बाकायदा मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं कि कितने इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। कहें तो मैं आपको कल लिस्ट पेश कर दूंगा। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि खबर नहीं आ रही है, आप कौन सा, हत्ता अमरीकी प्रेस जो है आपको वहां मौजूद है, जो आपको वहां से न्यूज निकाल के दे रही है। तो ये जो झूठ है, ये हम क्या ही कहेंगे। ठीक है मलिक सर। विवेक भाई मेरी पास 3 चीज है। मुझे एक बार बताइए, जब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था कि मैं डायरेक्ट और कुछ ज्यादा ब्लंट बोलना नहीं चाहता था। ये बताइए, जब ऑफ सिंदूर से पहले पहलगाम के अंदर हमारी बच्चियों के ऊपर आक्रमण करके और उनको पहचान करके मौत के घाट उतारा गया था, उससे 1 महीना पहले हमास क्या कर रहा था पाकिस्तान के अंदर? हिजबुल्लाह क्या कर रहा था पाकिस्तान के अंदर? उनके लोग टीम की टीम सैकड़ों की संख्या में वहां पर ट्रेन क्यों होते हैं? अरे आप आइए तो सही हमारे साथ, हमको मौका दीजिए कि हम आप खुलेआम बोल सके। हमको तो दुख यही होता कि हमास क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए ये बात जो है, आप माने ना माने, हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंस वाले उधर उस डोमेन के लोग हैं, हमें बहुत खबरें ऐसी रहती हैं। हमका सबसे देखिए दिक्कत की बात यह है कि जब आपके बॉर्डर सेफ होते हैं, हमारी आर्मी ने बॉर्डर को सेफ किया हुआ है, जबरदस्ती कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन डंडा मार के हमने पाकिस्तान वालों को भगाया हुआ है वहां से। हमें दुख ये होता है कि जब हमारी दिक्कत नहीं, ईरान खुलकर हमारे साथ क्यों नहीं देता पाकिस्तान के खिलाफ? थोड़ा सा डेविएशन सर, वो पाकिस्तान से खुद ही पीड़ित हैं। ईरान आज को कह दे कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ईरान के अंदर नहीं है। नहीं विवेक जी, मैं एग्री नहीं करता। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हिस्सा ईरान में है, यह बात दुनिया जानती है। देखिए मैं थोड़ा सा सर डिविएशन हो रहा है। मैं वापस अमेरिका के मुद्दे पर लौटना चाहूंगा, आपकी राय इस पर आ गई। अमेरिका के प्रोस्पेक्ट में सर, रवि सर 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। मैं एक बार मलिक सर का पूरा रिएक्शन ले लूं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने क्या बड़ी गलती की पिछले 2 सालों में या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिजीम में? विवेक जी, ओवर एम्बिशियसनेस, ओवर स्ट्रेचिंग और पूरे दुनिया पे तो यूएसएसआर के गिरने की सबसे बड़ी वजह ओवर स्ट्रेचिंग थी, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ इट्स रिसोर्सेज, और ये सब के पीछे ओवर एम्बिशन। और ये जब चीजें इकट्ठी मिलती है, जब ये तब होती है जब आपको अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आता है, जिसके पक्ष में जो रवि जी ने कहा डी-डॉलराइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये आगे आने वाले टाइम में एक रियलिटी भी है। जी रवि जी कुछ कहना चाह रहे? रवि जी नहीं, मैं ये बोलना चाहता था कि हम लोग सारी डिबेट में चाइना को भूल जाते हैं कि चाइना का जो बहुत बड़ा एक जो पूरा गेम चल रहा है, और ईरान और चाइना का आपको नेक्सस भी पता है, और ईरान को इंडिया भी चाहिए पर चाइना भी कंट्रोल कर रहा है।
तो आई थिंक देयर इज अ काइंड ऑफ ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात विवेक आपने शुरू में जो बोली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पूरा जो सिस्टम है जो बिल्कुल चर्निंग हो रही है, एक तरीके से हम कहते हैं ना मंथन हो रहा है कि उसमें जो दुनिया है वो अलग तरीके से निकलेगी और एकदम से नहीं होगा। नहीं होगा, अभी बिल्कुल 2 एग्जैक्टली। 3 4 साल लगेंगी तो री अलाइनिंग एंड 5 से रीऑर्डरिंग मुझे मैं तो जो एंटिसिपेट कर रहा हूं रवि सर वो है कि 5 से 10 साल में कुछ नया आकार दिखेगा, 5 से 10 साल में। लेकिन चाइना वाला जो गेम है, चाइना देखिए, मैंने कई बार ये बात कही है, कई डिबेट्स में कही है, चूंकि आपसे मेरी पहली मुलाकात है। मैंने 1000 बार अमेरिका से भी जो लोग गेस्ट बैठते हैं उनसे भी कही, अपने पैनलिस्ट से भी कही कि अमेरिका का असली थ्रेट आज की तारीख में, दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं मैं, अमेरिका का असली थ्रेट चाइना है। चाइना ही अमेरिका को डाउन करेगा आने वाले समय में। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता, तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जो स्ट्रैटेजी, अपना जो फोर्स है उस तरफ मूव करना चाहिए। जो भी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से तैयार करनी चाहिए। आने वाले 10 साल 20 साल में अमेरिका का मूव क्या होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी तरफ अपनी एनर्जी खपा रहे हैं और अमेरिका के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। यही है डाउनफॉल की असली कहानी। रवि सर। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखें, ट्रंप ने अपनी जो मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ वो पोस्टपोन की है। क्या वो मीटिंग दोबारा पोस्टपोन होगी? एक तरीके से अमेरिका के लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि उनको चाइना से मिलना तो पड़ेगा। तो ये जो बाकी जो गेम चल रहा है रशिया चाइना, और इसको चाइना ने बहुत ईरान को एक तरीके से इस्तेमाल किया है, राइट? तो ये एक लार्जर, एक मल्टी लेवल के हमारे लेयर से काफी ज्यादा, और यहाँ पे तो इंटेलिजेंस वाले बहुत ज्यादा गेम्स चल रहे हैं दुनिया में। उसका हार्ट हमेशा हमेशा एनर्जी का इशू रहता है, आर्म प्रोडक्शन का रहता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल कौन किसको ज्यादा कंट्रोल में रखेगा वही रहता है। और चीन का मैं कमाल, आपको गारंटी दे सकता हूँ, चीन का कमाल कि देखिए सर, मोदी जी चीन चुपचाप जो है वो इस गेम को खेल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शांत रहकर अपने खेल को कंप्लीट कर रहा है। मैं मलिक सर का चलिए छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। मलिक सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, असलियत में अगर मैं पीछे जाऊं, क्योंकि बात लंबी होती इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा टच नहीं किया। देखिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा पहलू इस पूरे ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना को प्रेस करना भी है, क्योंकि कहानी यह है कि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट अहित हुआ है, मतलब हिट हुआ है वेनेजुएला एंगल से। और जब वो हुआ है तो अमेरिका ने ये सोचा कि जैसे मैंने वेनेजुएला को बड़े आसानी से प्रेस कर लिया, तो मैं यहां से अगर उसकी एनर्जी सप्लाई को कट करूंगा तो चाइना प्रेशर में आएगा और मेरे से बातचीत करने के लिए वो विभिन्न रूपों में मेरे से आगे आएगा। ये मेरा कहना है। जी, कुल मिलाकर मतलब ये कहा जाए, मान लिया जाए कि अमेरिका अगर अभी भी कोशिश करे तो इस चीज को डिले कर सकता है, लेकिन इस चीज को रोक नहीं पाएगा। इस बात पर तो कम से कम मुहर लगती है इस डिबेट के बाद। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।